इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से जानने वाले हैं। सबसे पहले हम किसको? सबसे पहले हम ईरानी आक्रमण को देखेंगे और इसके बाद हम मकदूनियाई आक्रमण को देखेंगे। मकदूनियाई आक्रमण, इसे मकदूनियाई आक्रमण इसलिए दिया गया, मकदूनियाई आक्रमण का मतलब होता है सिकंदर का आक्रमण। दरअसल में हुआ क्या था कि जो सिकंदर के पिता थे वो क्या थे? वो मकदूनिया के शासक थे। और जब सिकंदर 20 वर्ष की उम्र में थे तो उनके पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ? दरअसल में यहाँ पर मकदूनिया का शासक मतलब किसे बनाया गया? तो सिकंदर को बनाया गया पिता की मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि सिकंदर ने क्या किया? विश्व विजय अभियान के तहत क्या किया था? सबसे पहले ईरान पर हमला किया था, मतलब ईरान को हराया था। और ईरान के बाद ईरान से ही उसे कहाँ का पता चला था? ईरान से ही उसे भारत के धन संपत्ति का पता चला था कि भैया भारत में भी इतना ज्यादा पैसा है। और उसके बाद क्या हुआ था? धन की लालच में वह भारत की ओर आकर्षित हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या था? उस समय नंद वंश का शासन था और नंद वंश कोई ऐरा गहरा वंश का शासन नहीं था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध था। आप देख लोगे कि जो सेना थी उसने एक अनुमान लगाया था। उसने दरअसल में जब सीमा वाले प्रांतों पर, जब भारत की सीमा में घुसने लगे तो वहां पर उनका दो लोगों से युद्ध हुआ। पहला तो आम्बी लोगों से पहले और उसके बाद फिर पोरस का युद्ध, समझे? तो वहां पर आम्बी और पोरस जब इनसे युद्ध हुआ था, दरअसल में आम्बी से क्या हुआ? आम्बी से युद्ध हुआ, आम्बी हार गया। जब आम्बी हार गए तो आम्बी हारने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? सिकंदर की सेना को भारत में घुसने दिया। फिर हुआ पोरस के साथ युद्ध। और पोरस के साथ युद्ध में दरअसल में पोरस तो युद्ध हार गया, लेकिन सिकंदर की सेना इतना ज्यादा उससे प्रभावित हुई पोरस के युद्ध से और पोरस के राजा से कि उसने क्या कहा कि हाँ देखो ये एक कहने वाली बात है, ये एक कहने वाली बात है, लेकिन आपको बताता हूं इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। कहा यह जाता है कि सिकंदर की सेना पोरस के युद्ध में पोरस के राजा के पराक्रम से इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि उसने क्या किया? उसके साम्राज्य को उसे वापस सौंप दिया। लेकिन दरअसल में सिकंदर का क्या कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनिए। उसके पास इतना ज्यादा अधिकारी नहीं थे कि वह क्या करे, वह शासन करे कि जहां जहां जीतता जाए अपने अधिकारियों द्वारा शासन कराए। उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि वह जहां जीतता था राजा उन्हें ही रहने देता था, लेकिन उन राजाओं को अपने आधिपत्य में कर लेता था कि आप अब मेरे अधीन रहेंगे, समझे? तो इस तरीके से वह विजय करता हुआ विजय अभियान को अपने आगे बढ़ा रहा था। तो इस तरीके से सबसे पहले आम्बी के बाद पोरस से, और इन दोनों युद्धों से उसे यह पता चल चुका था और उन्हें यह भी पता था, उनके सैनिकों को यह पता चला था कि भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का शासन है और उसका नाम है नंद वंश। वहां गया तो मार के बोटी बोटी काट के फेंक देंगे। समझे मेरी बात? बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? हाँ भैया। ठीक है। तो सबसे पहले याद रख लेना कि सबसे पहले ईरानी आक्रमण और फिर मकदूनियाई आक्रमण हुआ था भारत में। ईरानी लोगों से ही पता चला था, किसको? यूनानी लोगों को, यानी सिकंदर को पता चला था कि भारत में इतनी ज्यादा धन संपत्ति है। भारत के बारे में पता चला था तो वो ईरानी लोगों से ही। फिर ईरान को खाली करने के बाद वो लोग कहाँ आए? भारत में आए। वहीं से तुमको बता दूं कि दरअसल में आप देखोगे कि जितना भी प्राचीन काल में जितना भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, आप देखोगे कि ज्यादा तक विदेशी आक्रमण में जो विदेशी आते थे ना, वो दर्रों से होकर आते थे। क्योंकि दर्रों पर क्या होता था? दर्रे क्या हैं? अब दर्रे क्या होते हैं? तो दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता होता है, आपको पता है ना, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उनको दर्रा कहा जाता है। और यहां पर उतनी अच्छी सुरक्षा का मतलब वो नहीं होता है, इंतजाम नहीं होता है। आसानी से कोई भी मतलब विदेशी वो घुस आते थे बड़े ही आसानी से। तो यहां पर आपको बता दूं कि सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से आया था, खैबर दर्रे से, समझे? याद रख लेना यहां पर। और वह आते समय एक दरअसल में क्या कहते हैं, सिकंदरिया नामक अपना एक वहां पर वो बनाकर आया था, उपनिवेश बनाकर आया था, समझ लो। सिकंदरिया नामक एक बोला जाए तो अपना वहां पर उसने नाम दिया था सिकंदरिया, समझे? जिसे गजनी भी कहा जाता है, समझे? तो ये अभी देखेंगे, डोंट वरी, सब कुछ आज डिटेल में देखने वाले हैं। और आज सिकंदर के आक्रमण और ईरानी आक्रमण से जुड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करें, बोलो एक बार फटाफट सब लोग। हाँ सर, शुरू कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं।
चलिए, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम ईरानी आक्रमण की ओर। तो ईरानी आक्रमण में क्या बोला गया है कि जैसे जैसे हम बताते हैं कि देखिए दरअसल में हुआ क्या था कि जब मैं बात करता हूं महाजनपद काल की, तो महाजनपद काल में कौन थे? तो भैया मगध जो था महाजनपद काल में, यह क्या था? यह ऐसा महाजनपद था जो 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली तौर पर उभरा था। यह हमको भी पता है और आपको भी पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझे कि जो 16 महाजनपदों में हमारा मगध जो था सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। और यहाँ का राजा जो था, यहाँ का चाहे जो भी राजा रहता था, चाहे वो नंद वंश रहा, चाहे वो शुरू में देखेंगे तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, दुनिया भर के सब आते हैं, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य यही रहता था। और वो क्या कि भाई अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट, जैसे उस समय पर मगध के राजाओं को क्या रहता था? अपने साम्राज्य के विस्तार के संबंध में चिंता रहती थी। उसी प्रकार उस समय क्या था? ईरान में भी एक शासक था, हखमनी शासक। हखमनी शासक याद रहेगा, ईरान में हखमनी शासक था, हखमनी साम्राज्य था पूरा। उसका भी क्या था? उसका भी उद्देश्य था राज्य विस्तार। याद रख लेना, यहां पर जैसे मगध में उस समय पर साम्राज्य का विस्तार चल रहा था, वैसे ही क्या ईरान के हकमनी शासक भी क्या थे? उस समय पर अपने राज्य का लगातार विस्तार करने की कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे, बढ़ रहे थे आगे। समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। और इसी के चलते 2 मिनट, कोई ज्वाइन होने चाहते हैं? 1 सेकंड जरा, चलो। और देखिए इसी बात के चलते हुआ क्या कि भारत पर आक्रमण करने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो यहां पर दारा प्रथम, दारक बहु, यहां पर दारा प्रथम को क्या हुआ? पहली सफलता प्राप्त हुई। और ये क्या थे? साइरस के उत्तराधिकारी। साइरस कौन थे? यही हकमनी शासक के, यही हकमनी साम्राज्य के एक शासक थे। कौन? साइरस। इनको क्या हुआ यहां पर? ये उसके उत्तराधिकारी थे और इन्हें पहली बार क्या हुआ, मतलब ईरानियों को पहली बार क्या मिली? भारत पर आक्रमण करने में सफलता प्राप्त हुई। क्लियर हुआ? बोलो बोलो। हाँ सर। तो याद रख लेना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट भारत पर आक्रमण करने में सबसे पहला ईरानी आक्रमण कौन सा? सवाल ऐसे आएगा कि भारत पर पहला सफल ईरानी आक्रमण किसने किया था? तो भैया दारा प्रथम ने किया था, जिन्हें दारक बहु भी कहा जाता है। किसके उत्तराधिकारी थे? साइरस के उत्तराधिकारी थे। मतलब साइरस के बाद इनको गद्दी पे बैठाया गया था। याद रहेगा कि नहीं? पहले फटाफट जवाब दो। हाँ सर, याद है। बहुत अच्छा, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दारा प्रथम के 3 अभिलेख जिससे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए क्या क्या है। बेहस्तून, पर्सिपोलिस, इसके अलावा एवं नौरेस्तुम। देखिए बेहस्तुम, पर्सिपोलिस और नौसेरुस्तम। इससे यह सिद्ध होता है कि उसी ने क्या किया था? सर्वप्रथम समुद्र, यहां पर सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अपने क्या कर लिया था? अधिकार में कर लिया था। तो सिंधु के किनारे वाले आप देखोगे कि जितने भी विदेशी आक्रमण होते हैं वो सब यहीं से आते हैं। समझे? आप देखोगे चाहे यूनानी आक्रमण होगा चाहे ईरानी आक्रमण, सबसे पहले वो आते हैं तो सिंधु नदी के किनारे ही रहते हैं। वहां 2-3 दिन क्या करते हैं? लिट्टी चोखा बना के खाते हैं। समझे? फिर आगे के सफर पे निकलते हैं। तो यहां आपको वो समझ में आएगा कि दारा प्रथम के 3 अभिलेखों में यह पता चलता है हमें कि क्या है, कौन कौन से अभिलेख? बेहस्तून, फिर पर्सिपोलिस और नौसेरू रुस्तम से हमें क्या पता लगता है? हमें यह पता लगता है कि उसने क्या किया था? शुरुआत में सबसे पहले भारत में आक्रमण करने से पहले उसने क्या किया था? उसने सिंधु नदी के जो तटवर्ती वाले इलाके थे, तटवर्ती भारतीय भूभाग थे, उनको अपने अधिकार में कर लिया। और अधिकार में करने के बाद देखो क्या हुआ, उसने पंजाब, सिंधु नदी, इसके पश्चिम, यहाँ सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार। तो उसने क्या किया? साम्राज्य विस्तार नीति के तहत यहाँ के कुछ इलाकों को, कुछ भारतीय हिस्सों को अपने मतलब उसमें साम्राज्य में मिला लिया। आगे बढ़ेंगे तो यह क्षेत्र फारस यानी ईरान का 20वां प्रांत बनकर मतलब बन गया। जब उसने क्या किया? उससे अपने साम्राज्य में मिला लिया तो इसे साम्राज्य, एक समय तो सवाल बन सकता है कि भारत भी कभी ईरान का प्रांत हुआ था? ये बात ध्यान रखना।
कि भारत में भी कभी ईरानियों ने क्या किया था। आप देखोगे कि दरअसल में क्या होता है कि कोई आता है, कोई विदेशी आएगा, आक्रमण करेगा, अपने अधिपत्य में कर लेगा, बाद में क्या होगा, भारत का कोई शक्तिशाली मतलब शासक उभरेगा, वो जाएगा, वो सभी को फिर से छीन लाएगा। ये हमेशा से होता रहा है, समझे। कि आप अभी देखोगे यहां पर वही चीज लिखा है कि यह क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत और क्षेत्रपी। क्षेत्रप क्या होता है? क्षेत्रप का मतलब होता है खाप, ग्रुप। दरअसल में होता क्या था कि ये लोग जब साम्राज्य विस्तार पर निकलते थे तो किसी एक दिशा में नहीं जाते थे, यहां पर कई गुटों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में ये जाते थे, समझे। जैसे आर्यों के भी तुम्हें पता है कई क्षत्रप आए थे, कुषाणों के भी बहुत क्षत्रप आए थे, पता है कि नहीं पता है? आर्यों की पूर्वी शाखा भारत की ओर आई थी, पता है या नहीं? बोलो जल्दी से। हाँ भैया पता है। समझे। तो यहां पर क्षेत्रपी बोला जाए या क्षत्रप बोला जाए, उसका मतलब क्लियर रखो कि एक ग्रुप, समझे। तो यहां पर वही बोला है कि यह क्या बन गया, भारत। जब भारत पर उन्होंने इस मतलब भारत के क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया तो भारत का यानी ईरान का उसको क्या बोला गया, 20वां प्रांत या फिर 20वां ग्रुप या फिर 20वां मतलब वो क्षेत्र बोला गया, याद रख लेना। और फारस साम्राज्य में ऐसे कुल 23 प्रांत शामिल हो चुके थे, याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्षेत्रपी में सिंधु, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब की सिंधु नदी, इतना हिस्सा क्या हुआ था, शामिल हो चुका था। समझ में आई मेरी बात? याद रख लेना। आगे बढ़ेंगे। अब आता है कि भैया ध्यान से सुनना, दो कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि ईरानी आक्रमण के क्या क्या परिणाम हुए भारत में। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ईरानी आक्रमण का एक बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम ये है कि यहां पर खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। जो आज के टाइम पे आप देखोगे कि अशोक के कई अभिलेख हमें कैसे मिले हैं, खरोष्टी लिपि में जो मिले हैं, तो वो कैसे हैं, वो इसी के हैं, समझे। इसी लिपि की यही आक्रमण की देन है। याद रख लेना कि ईरानी आक्रमण का मेन इंपॉर्टेंट, ईरानी आक्रमण से क्या हुआ था, भारत में खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ था। याद रहेगा? बोलो। हाँ सर। याद रख लेना, बहुत सवाल है। ऐसे ही दूसरी चीज क्या कि यूनानी आक्रमण यानी सिकंदर के आक्रमण से भारत में गंधार कला शैली का जन्म हुआ था। दो चीज याद करो, ईरानी आक्रमण से खरोष्टी लिपि, जबकि यूनानी आक्रमण से गंधार कला शैली। याद रहेगा कि नहीं, फटाक से बताओ। बोलो। याद रहना चाहिए, सवाल बनेगा जरूर, सवाल आ जाएगा कि निम्न में से कौन सी लिपि थी जो क्या हुआ, ईरानी यहां पर आक्रमण का परिणाम है। तो याद रख लेना कि खरोष्टी लिपि। चलिए देखते हैं। ईरानी लोग ही तो थे जो इसमें लिखते थे, उसमें क्या दो राय है? अरे दाएं से बाएं कौन लिखता है? हम लोग लिखते हैं क्या? हम लोग तो बाएं से दाएं लिखते हैं, समझे। तो देखते हैं यहां पर ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक विशेष रूप लेकर आए थे। दरअसल जो ईरानी लिपिकार थे जो क्या करते थे, जो ग्रंथों को लिखते थे, जो क्या करते थे, किन्हीं बातों को, ये सारी चीज अपनी अपनी पुस्तकें लिखते थे। तो उनकी पुस्तकों को देखा गया, बोला ये कैसे लिखे हैं बे? तो बाद में बोला गया अच्छा ये दाएं से बाएं लिखे हैं। तो बोला अच्छा ऐसे भी लिखा जाता है क्या, चलो हम लोग भी ऐसे लिखेंगे। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। ठीक है। तो यहां पर वही बोला है कि ईरानी लिपिकार भारत में लेखन का एक विशेष रूप लाए थे जो आगे चलकर खरोष्टी नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह लिपि अरबी की तरह कैसे लिखा जाता था? तो मैंने बताया था कि दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। याद रहेगा, मैंने बताया था, खरोष्टी लिपि के बारे में मैंने बताया है, सवाल भी बन चुका है। हाँ या ना? बोलो जल्दी से, बोलो। हाँ भैया। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहला यहां पर आक्रमण, जो ईरानी आक्रमण हुआ था, उसका पहला परिणाम क्या हुआ कि भैया यहां पर खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ। दूसरा देखिए, दूसरा बोला है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिलते हैं जिससे ईरान के साथ होने वाले व्यापार का संकेत मिलता है। आप देखोगे कि ईरान के साथ एक बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता था भारत के लोगों का, तो उसका पता कैसे चलता है? तो यहां पर सिक्कों के जरिए उसका पता चलता है। आगे यहां पर देखोगे कि अशोक काल के स्मारक, जिसमें आपको पता है कि घंटे के आकार के जो गुंबद रहते थे, आज एग्जांपल के तौर पे चले जाओ ताजमहल में, ताजमहल के ऊपर देखो जो गुंबद है, घंटा के आकार का गुंबद है वो, समझे। उससे पहले गुंबद क्या होते थे? उससे पहले गुंबद बहुत ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, समझे, मंदिरों के गुंबद।
तो यहाँ पर घंटे के आकार के गुंबद बनाने की जो प्रथा है, ये सारी चीजें ईरानियों से ही ली गई है, ईरानियों का ही प्रारूप है। ये याद रख लेना कि अशोक कालीन जितने भी स्मारक है उसमें क्या है, हमको जो घंटे के आकार का गुंबद दिखाई देता है वह क्या है, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर ही आधारित है। याद रहेगा ये 3 चीज, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। हाँ सर। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, गंधार, यहाँ पर ये सॉरी कौन सी, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ ईरानी आक्रमण से, याद रख लेना, सवाल बनेगा, समझे, लापरवाही मत करना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो इसमें देखिए क्या क्या है, अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना, मैंने बताया अशोक के कई ऐसे अभिलेख हैं भैया जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, समझो, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें ईरानी बातों का पता चलता है हमें। तो वही लिखा है, अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना और उनका प्रभाव देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। अशोक के अभिलेख मैंने बताया है कि पूरे एशिया के कई भागों से मिले हैं, समझे, और हर जगह पर अलग अलग तरीके की भाषा, अलग अलग तरीके की लिपि, अलग अलग तरीके से प्रयोग हुई है। जो अशोक के क्या, अशोक के साम्राज्य के बारे में, अशोक की नीतियों के बारे में, अशोक के शासन के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में कि धम्म कैसा था उनका, कैसा आचरण था उनका, जनता से कैसा आचरण था, वो सारी चीजों के बारे में बताते हैं वो अभिलेख हमें। तो यह देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं यहीं से। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ से अभिलेख मिले हैं उसमें हमें ईरानी बातों का, ईरानी प्रभाव दिखाई देते हैं। आगे ईरानियों की सहायता से ही, मैंने बताया कि यूनानियों को कैसे पता चला भारत के बारे में, तो भैया यहाँ पर ईरानियों से ही पता चला। वही लिखा है कि ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों की भारत की अपार संपत्ति के बारे में जानकारी मिली, समझे, कि भारत में भैया पैसा है। जब यूनानियों ने क्या किया, ईरान पर आक्रमण किया, तो ईरानियों ने क्या बोला कि चिल्लर मत बटोरो, वहां नोट गिरे हुए हैं। तो इन्होंने बोला कहां गिरे हुए हैं, उन्होंने बोला वहीं भारत में। तो ये लोग भाग के आए भारत में कि भैया, वो लोग बोले कि यहाँ नोट गिरे हुए, कहाँ गिरे हुए बताओ। फिर इन्होंने क्या बोला, सबने बोला कि नंद वंश के शासन में गिरे हुए हैं। ये बोले कौन बिनने जाएगा, वापिस चलो। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। समझे, नंदों से लोहा लेने का तुम्हें बता दूं, उनके सैनिकों को साफ साफ पता था। जैसे होता है ना कि तुमको क्या हो, भले यहाँ हो, तुमको बहुत देश से, जैसे क्या हो, बहुत सारे देशों के बारे में पता है कि भैया इस देश से पंगा नहीं लेने का, इस देश से ऐसे नहीं, उस देश से नहीं, वैसे ही इनके सैनिकों को ही पता था कि मालूम पड़ा ले जाके भिड़वा देंगे और मरेंगे कटेंगे हम लोग, समझे। क्यों भाई, वहां पर ये लोग ऐसे आपस में बातचीत करते हैं ना, अरे सुना है वहां पर नंद वंश का शासन है। बोलेंगे कौन नंद वंश, अरे वही नंद वंश, मार के बोटी बोटी काट देते हैं वो लोग, समझे। बोलेंगे अच्छा, तब तो आप देखोगे इसमें एक साफ साफ देखो, आप बताऊंगा कि सिकंदर ने अंतिम में बोला भी कि सिकंदर वह व्यक्ति है जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, जो कभी किसी से नहीं हारा, वह अपने ही लोगों से हार गया। ये बात उसने कहा है कि मैं क्या करता हूं, मेरी जो डरी हुई सेना है मैं उसको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, जो अपने कदम को पीछे खींच रही है मैं उसे प्रोत्साहन देना चाहता हूं। लेकिन सेना ने साफ बोल दिया कि भैया उत्साहन देने से कुछ नहीं होने वाला, हम लोग कूदने वाले नहीं है। वो क्या था, दरअसल में वो विजय अभियान के दौरान इतना युद्ध कर चुके थे कि वो पूरी तरीके से थक चुके थे और वो अपने देश वापस जाना चाहते थे। और यही नहीं, भारत की गर्मी उनको बर्दाश्त भी नहीं थी, समझे, भारत की गर्मी को सहने में सक्षम नहीं थे, समझे, तो वो अपने देश जाना चाहते थे। यही नहीं, कुछ बीमारी, उसमें कुछ सैनिक ऐसे थे जो भारत की गर्मी के कारण कई बीमारियों से ग्रसित हो गए थे, समझे मेरी बात? हाँ सर। ठीक है। तो यहां पर यूनानियों को कैसे पता चला भारत के बारे में, तो ईरानियों के द्वारा पता चला। और यूनानी भारत में आक्रमण करने केवल और केवल धन संपत्ति को सुनकर आए थे, ये बात का ध्यान रख लेना। चलिए, अब जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो उस समय पर जो और भी क्या कहते हैं, जो उसके साथ कई लेखक लोग थे, जो उस समय के लेखक थे, उन्होंने कहा क्या, उन्होंने कहा कि उस समय पर पूरे 28 स्वतंत्र राज्य थे। जरा मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, समझे। तो यहां पर देखते हैं फटाफट, पुरु जो था वही था पोरस, आप देखोगे अभी। तो यहां पर जरा देखते हैं तक्षशिला, यही तक्षशिला में जो थे ना, यहां पर आप देखोगे कि आम्बी और पोरस इसी तक्षशिला में थे। चलो देखेंगे फटाफट। तो तक्षशिला, पुरु, गुरेन्स, इसके बाद पोरस। यहां पर पोरस उसको यूनानी लोगों ने कहा था पुरु को, समझे, बहुत ही जबरदस्त। आपको पता है ना, भरत कुल यहीं से थे, असली आर्य। भारत, ये पुरु कैसे बना था,
तो यहाँ पर मैंने बताया था कि भरत कबीले को और कुरु को दोनों को मिलाकर यहाँ पर ये पुरु जो था, यहाँ पर भरत और कुरु को ये था, पता है कि नहीं, कुरुक्षेत्र, फिर बाद में पुरु अलग होके वहां पर वही सारी चीजें हैं, समझे। तो यहाँ पर पुरु को ही पोरस बोला है यूनानी लोगों ने, समझे। तो तक्षशिला, पुरु, गुरुवेंस, अर्सेक्स, इसके अलावा अगलसोई, इसके अलावा ग्लॉग निकाय, मोसिक्लोस, फिर फेगेला, ये सब आपको याद नहीं करना है, जस्ट एक बार देख लो बस, और कुछ नहीं। कैथियंस, इसके अलावा ऑक्सिकनोज, ये सब वो राज्य हैं जिनके उल्लेख किसमें है, यूनानी शासकों के लेखों में है। आपको ये पल्ले नहीं पड़ते होंगे क्योंकि इसके नाम यूनानी लोगों ने दिए हैं, समझे। शूद्रक, ऑस्पेसियन, इसके अलावा प्यूका, यहाँ पर प्यूकेला ओटिस, इसके अलावा संबोस, सिबोई, ओसिडोओई, इसके अलावा आबसेटनोई, इसके अलावा अद्रेस्ती, इसके अलावा सोफाइट्स, और इसके बाद पटलेन, पाटल। पटलेन क्या था आपको बता दूं, पाटल जो था ये अंतिम वो था, सिकंदर जाते जाते, इतना याद रख लेना, यहां से सवाल बन सकता है। पटलेन यानी पाटल जो था, सिकंदर जाते जाते अपना अंतिम उपनिवेश यहीं पर स्थापित किए थे। अंतिम बार अगर जाते जाते बोले कि एक जन बगल में पढ़ रहे हैं, क्या किया जाए, बोले इनको भी ले चलो, इनको भी निपटाते चलो। तो यहाँ पर पटलेन नामक एक वो पड़ा था, राज्य पड़ा था, जिसको उन्होंने जीता था अंतिम बार। सब जब भारत से जाते समय सबसे अंतिम में इसी से मिले थे और इसको जीते भी थे, समझे मेरी बात, बोलो। भैया। तो यहां पर इसके अलावा नीसा, इसके अलावा अस्केनोज, फिर सोद्राई, गांधारिस, मलोई, जाथ्रोई, फिर अभिसार, मसनोई, ये सब 18 स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। शुरू कहां से हुआ भाई, तक्षशिला से शुरू हुआ, अंतिम बार पटलेन पे खत्म हुआ, याद रहेगा, बोलो, अरे बोलो। चलो तो चलिए अब सिकंदर के आक्रमण पर बढ़ते हैं कि सिकंदर कैसा क्या, हर एक कॉन्सेप्ट को बड़े ही बारीकी से समझते हुए चलते चलेंगे। चलो, बोला है सिकंदर मैसिडोनिया, जिसके बारे में अभी किसने बोला, हमारे विकास जी ने बोला। तो सिकंदर मैसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था, याद रख लिए। यहां पर मैसिडोनिया का क्षत्रप, मैसिडोनिया मैंने क्षत्रप का मतलब समझिए, मैसिडोनिया के कई ग्रुप थे, समझे, जिसमें से एक फिलिपीन यहाँ पर द्वितीय का, यहाँ पर फिलिपी द्वितीय एक क्षत्रप ऐसा था, एक ग्रुप ऐसा था जिसका शासक कौन था, तो फिलिप द्वितीय था, समझे। और उसी फिलिप द्वितीय का पुत्र था हमारा सिकंदर, समझे। अब बोला क्या गया है, सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत कैसा था, मैं बताऊंगा कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और सिकंदर बोला है इसको तो हम बड़ा आसानी से जीत लेंगे। क्यों भैया, सब छोटे छोटे राज्यों में, जैसे आप लोग होता है जितना भी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जितना भी सब कुछ है, सब पेपर एक ही दिन हो जाए तब, सबने आप पर एक ही दिन आक्रमण कर दिया तब आप हार जाओगे। लेकिन आपको क्या होता है, एक एक जन से निपटना रहता है कि एक एक जन से लड़ो, तो बड़े आसानी से, अरे हाँ, तब बड़े आराम से जीत जाएंगे, समझे कॉन्सेप्ट, अरे बोलो। यस सर। तो वही बोला जा रहा है कि सिकंदर ने क्या देखा कि जो पश्चिमोत्तर भारत था, पश्चिमोत्तर भारत मतलब सिंधु वाला इलाका और पंजाब वाला इलाका, ये सब जो इलाके थे उसके बारे में उसने क्या देखा कि भैया ये राज्य जो है भारत के, ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुके हैं। ये जो प्रदेश हैं ये सब अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हैं, और इन्हें बांटना, यहां पर मैंने बताया था, याद करो कि भैया कुछ जगह पर गणतंत्रात्मक प्रणाली थी, जबकि कुछ जगह पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। मैंने बताया था कि नहीं ये सारी चीजें, बोलो फटाफट, बोलो। हाँ सर। मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि कुछ जगह पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया जब महाजनपद काल चल रहा था तो कुछ जगह पर गणतंत्रात्मक प्रणाली चल रही थी, जबकि कुछ जगह पर राजतंत्रात्मक प्रणाली चल रही थी। तो सिकंदर को क्या लगा, सिकंदर बोला यार छोटे छोटे राज्य हैं, एक एक जन को हराते बस चले जाना है, उसमें क्या दिक्कत है। तो उन्होंने क्या बोला, जिनसे अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए बड़ा ही आसान था, सबको एक एक करके जीतते चले जाओ, भारत के अंदर घुसते चले जाओ। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक बना।
याद रखिए, शासक यहाँ पर मकदूनिया का शासक था, वही बोला है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336, याद रख लीजिए, 336 ईसा पूर्व में कहां पर बैठा? गद्दी पर बैठा, और गद्दी पर बैठते ही उसने अपना विश्व विजय का सपना जो उसे साकार करना था उसके लिए निकल पड़ा। समझ में आई मेरी बात? बोलो। हाँ भैया। याद रख लेना, सिकंदर का आक्रमण कब? तो 336 ईसा पूर्व, याद कर लेना, अभी वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गद्दी पर बैठा और उसने क्या किया? काबिल, यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने बताया था ना सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। तो कहाँ स्थापित किया उसने? काबुल और यहाँ पर सिंध। काबुल कहाँ है? काबुल अफगानिस्तान, सिंध है यहाँ पर भारत। तो भारत और काबुल के बीच में यहाँ पर क्या किया उसने? सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया। आप देखना चाहते हो सिकंदरिया नगर? आपको 1 सेकंड में दिखाता हूं, वेट वेट वेट, आपके लिए पूरा मैप लाया हूं। एक बार चलो पूरा मैप ही देख लेते हैं, आ जाओ। बहुत बड़ा मैप है एक्चुअली में, चलो देखिए। चलो आप लोग को दिख रहा है वो मैप? बोलो हेलो। हाँ सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं, मैं जरा इसको छोटा कर देता हूं। चलिए देखिए यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर देखिए लिखा है सिकंदर का आक्रमण। समझते हैं कि सिकंदर आया कहां से था, भारत में कैसे घुसा, कैसे क्या, हर एक चीजें देखते हैं, बस बारीकी से एकदम अच्छी तरीके से आप ध्यान दीजिए। तो देखिए देखिए यहां पर सिकंदरिया, आप देखिए कि यहां से बाहर, यहां से आ रहा है सिकंदर। देखिए आप देख रहे हो मेरे कर्सर को, यहां से देखो सिकंदर आ रहा है। देखिए सबसे पहले कांधार में पहुंचा, कांधार आर्कोसिया में, जिसे कांधार को आर्कोसिया कहा जाएगा। फिर आगे बढ़ा, देखिए यहां पर सिकंदरिया यानी कि गजनी नामक नगर की स्थापना किया। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फटाफट बोलो। सिकंदरिया गजनी दिख रहा है? बोलो। यस सर, दिख रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए काबुल और वही सिंध वाले इलाके में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया था। अब आगे बढ़ा और खैबर दर्रे से देखो भारत में घुसेगा। देखना यहां से चला, खैबर दर्रा दिखा सबको? खैबर दर्रा, मैं देखो जहां मेरा कर्सर है, खैबर दर्रा, बोलो। हाँ सर, दिख रहा हाँ, है। खैबर दर्रा। अब यहां से देखो भारत में घुसा। अब जैसी भारत में घुसा तो देखो यहां पर देखो जो ये वाला रेड पॉइंट है, यहां पर देखो बगल में लिखा है तक्षशिला, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो ये तक्षशिला बगल में लिखा है, बोलो हेलो। हाँ, तो यहाँ पर तक्षशिला, अब देखो तक्षशिला में 2 लोग इसको मिले, कौन कौन? आम्बी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, माइक ऑफ करो। चलो तो यहाँ पर तक्षशिला में इसको 2 लोग मिले, कौन कौन? पहला इसको कौन मिला? आम्बी, और दूसरा पोरस। उसके साथ दबा के युद्ध किया इसने, खूब दबा के युद्ध किया, और उसके तहत इसको क्या हुआ? देखो बगल में एक उदमाड़ा में अपना उपनिवेश स्थापित किया और चला गया भारत के अंदर। अब भारत के अंदर जब इसने घुसा, किसको किसको हराकर? आम्बी और पोरस को। तो यहाँ पर बुके फाल नामक क्या कहते हैं यहाँ पर एक और इस जगह पर इस उपनिवेश स्थापित किया। फिर आप देखोगे तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो निकाया, समझे? निकाया के बाद फिर देखो यहाँ पर आगे देखोगे तो यहाँ पर पुरु राज्य, समझे, जो कहां पर है? झेलम और चिनाब के बीचों बीच है पुरु साम्राज्य, पोरस के साथ। यहां पर दबा के उनका युद्ध हुआ था पोरस के साथ। देखो पुरु राज्य दिख रहा है तुम्हें? बोलो जल्दी से, दिख रहा है या नहीं? पहले बोलो। पुरु राज्य, यहीं पर हुआ था पोरस का युद्ध, ठीक है। तो यहां पर हुआ था पोरस का युद्ध, किसके किसके? यहां पर झेलम और चिनाब के नदी के बीच में ये था, याद रख लेना, झेलम और चिनाब, समझे? याद रहेगा। वितास्ता नदी, वितास्ता किसको कहा गया था? झेलम को ही कहा गया था, याद रहेगा, समझे? तो वितास्ता नदी पर ही ये मतलब यह युद्ध हुआ था। फिर यह आगे गए तो देखो आगे व्यास नदी पड़ी, व्यास नदी ये पार करने में समर्थ नहीं थे, और आगे अगर तुम देखोगे तो भैया कौन बैठे थे? साफ साफ नंद वंश वाले लोग मुंह भाकर बैठे थे कि बस आओ तुमको नील लेंगे, समझे? यहां पर देखो, यहां पर दिख रहा है नंद साम्राज्य, देख रहे हो एक समुंदर की तरह फैला है या नहीं फैला हुआ है? बोलो जल्दी से। यहां पर देखो पूरा नंद साम्राज्य दिख रहा है कि नहीं? ये पूरा नंद साम्राज्य है। तो ये लोग देखो यहां पर जब आए तो यहां पर देखो, यहां पर आप देखो व्यास नदी तक, ये लोग व्यास नदी तक पहुंचे, और यहां पर इसके बाद देखो लौट गए। इसकी सेना ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया था, तो देखो ये व्यास नदी से अब लौटे हैं। अब देखो लौटने के बाद आप देखोगे तो ये देखो यहां से बढ़ते बढ़ते आगे, बढ़ते बढ़ते आप देखो कहां चले गए? देखो यहां पर नीचे, मैं यहां पर मैं मानचित्र को नीचे कर रहा हूं, देखना जरा।
यहां से देखो लौटते लौटते आपको मैप देखिए, लौटते लौटते अब यहां पर इस पॉइंट पर यह दो भागों में बट गए, दो भागों में बट गए। पहला कौन सा, जल मार्ग वाला। दरअसल में इनके साथ आए थे क्रेटेरस और निरियाक्स। निरियाक्स कौन था इसका तुम्हें बता दूं, जो वो बोला जाता है ना जो इनका जहाज चलाता है, जो इनका जहाज चलाकर इनको लाया था, समझे। तो निरियाक्स क्या था, इनका पायलट था। वो कौन सा वाला पायलट, जो जहाज चलाता है। कौन सा, पानी वाली जहाज, ना कि उड़ने वाली जहाज बोल रहा हूं, पानी वाली जहाज। तो यहां पर आप देखोगे तो सिकंदर की सेना यही सिंधु नदी के किनारे दो गुटों में बढ़ जाती है। पहला यहां पर एक गुट देखो इस साइड निकल गया, क्रेटरस के वापसी का मार्ग, जो जहां से आए थे वहीं से, जहां से आए थे देखो वहीं से, कांधार से आए थे वहीं से निकल गए। लेकिन दूसरा वाला देखोगे तो आगे जाता है और आगे इसने पाटल के साथ युद्ध किया और वहां पर इसने जीत प्राप्ति की। फिर यहां से देखो निर्याक्स, मतलब होते हुए देखो निर्याक्स का वापसी मार्ग, और यहां से होते हुए ये भी निकल गए। समझ में आई मेरी बात, बोलो। तो देखिए सिकंदर कहां से आए थे और कहां से चले गए, कुछ समझ में आया या नहीं, पहले ये बताओ। क्लियर, हाँ भैया। कुछ समझ में आया। हाँ क्लियर। चलो अब फिर से आ जाते हैं अपने पॉइंट पर। चलो अभी ये मानचित्र एक बार और देखेंगे, डोंट वरी, आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सिकंदर, यहाँ पर सिकंदर के आक्रमण से संबंधित कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए आज, ये बात का ध्यान रखिए। तो मैंने आपको बताया था कि 336 ईस्वी में वह क्या हुआ, वह अपने मकदूनिया का शासक बना, अपनी गद्दी पर बैठा और उसने क्या किया, उसने काबुल और सिंध में ये क्या स्थापित किया, सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किया। और तुम्हें पता है, तुम्हें तो ये पता भी होना चाहिए कि सिकंदर का गुरु कौन थे। तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, इतना तो पता होना ही चाहिए, समझे। कि सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु कौन थे, एक यूनानी दार्शनिक थे, जो कब से कब तक उनका जन्म हुआ था अरस्तु का 384 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुई थी 322 ईसा पूर्व में, समझे। तो कुछ क्या लगभग 60 सालों के आसपास इनका जीवन रहा था। तो यहां पर यह एक यूनानी दार्शनिक थे और इन्होंने क्या किया, वे प्लेटो के शिष्य थे, याद रख लेना। अरस्तु, यहां पर ध्यान से सुनो, सिकंदर किसके, तो सिकंदर किसके शिष्य थे, यहां पर अरस्तु के। अरस्तु किसके शिष्य थे, प्लेटो के। इतना तो याद रख लेना, काम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था, किनका, अरस्तु का। अरस्तु ने क्या किया, कई रचनाएं की हैं वो, क्योंकि एक दार्शनिक थे तो उनकी कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अरस्तु ने भौतिकी, भौतिकी मतलब तुम्हारा फिजिक्स, समझे। इसके अलावा अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, इसके अलावा राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब तुम्हारा बायोलॉजी, समझे। इसके अलावा कई विषयों पर उन्होंने क्या की है, महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। किसने, अरस्तु ने, क्योंकि भैया वो दार्शनिक थे। समझ में आई मेरी बात। सर अरस्तु जो है फादर ऑफ, क्या बाबू, हेलो। जो अरस्तु हैं, हाँ, वो बायोलॉजी के पिता माने जाते हैं। ओके कोई बात नहीं, जो भी रहे, समझे। उनकी कई रचनाएं हैं, ठीक है, अपना अपना कॉन्सेप्ट है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, क्या करेंगे, ठीक है, ओके ठीक। तो यहां पर आपको इतना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज अपने पास रखते हो तो बहुत बेटर हाँ है, सर, ओके। ठीक है। चलिए, तो यहां पर विकास हो ना, विकास, विकास, हाँ सर। प्रिंस थे कि विकास, प्रिंस था, प्रिंस। बहुत अच्छा प्रिंस, गुड। जब ऐसे ही आप लोग कुछ देखो, मैं मानता हूं, ठीक है, आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी खुशी, मुझे इस बात की खुशी है और मैं अपने काम को बेहतरीन ढंग से करूंगा। लेकिन आप लोग अगर ऐसे नॉलेज को मतलब गेन कर रहे हो तो मुझे बहुत खुशी है, समझे मेरी बात, बोलो। हाँ यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर अरस्तु के बारे में, क्योंकि वो एक दार्शनिक थे, इसके अलावा यहाँ पर सिकंदर के गुरु थे, उनके शिष्य कौन थे, तो उनके शिष्य प्लेटो थे। इसके अलावा उन्होंने क्या, एक दार्शनिक थे, तो कई रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो सिकंदर ने सिर्फ एशिया, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि पूरे ईरान को भी जीता था। और ईरान से ही मैंने बताया कि वहीं से पता चला कि भैया चिल्लर मत बटोरो, नोट बटोरना है अपने को। तो ईरान से ही वह भारत
की ओर बढ़ा था। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि उसने तुर्की और इराक को ही नहीं, ईरान को भी जीता था। ईरान क्या, ईरान जो अन्य देशों को जीतने को, वही होता है कि दूसरे को जो देश को जीतने गए अपना ही गंवा बैठे, समझे। तो यहाँ पर ईरान को भी सिकंदर ने हराया था। आगे बढ़ेंगे। अब सिकंदर के साथ तो तुमको पता है कि मैंने पहले ही बता दिया, ऐतिहासिक स्रोत जब आपको पढ़ा रहा था कि सिकंदर के साथ कौन कौन आए थे। तो देखते हैं जरा कौन कौन आए थे। तो मैंने सबसे पहले बताया था अरिस्टोबुलस, फिर उसके बाद ऑनेसिक्रिटस और निरियाक्स, यह 3 विद्वान थे जो सिकंदर के साथ आए थे। इसमें से यही निरियाक्स था जो उनके जहाज का एडमिरल था। मैंने बताया ना, जहाज चालक, समझे। जो क्या हुआ था, अलग से एक गुट को लेकर निकल गया था जहाज, मतलब वो था ये 2 मार्ग से, देखो उसकी सेना 2 मार्ग से गई थी, एक जल मार्ग से, दूसरा थल मार्ग से। तो जो जल मार्ग का सेना का नेतृत्व कर रहा था तो वो निरियाक्स था, याद रहेगा, बोलो। हाँ भैया याद रहेगा। चलो, तो यहाँ पर अरिस्टोबुलस जो थे, इनका समय कब से कब तक, तो 327 से 326। यहाँ पर देखो 327 से 326, यहाँ भी 327 से 326, इसी के दौरान ये सब एक साथ में आए थे और साथ में चले गए, समझे मेरी बात। वहीं पे मतलब भारत में आए और भारत के बाद चले गए वहीं से, ठीक है। 1 साल के आसपास ये लोग केवल भारत में रहे थे, 1 साल के केवल आसपास रहे थे, याद रख लेना, ठीक है। 1 साल नहीं बोलेंगे, 2 महीना बोलो, समझे, 2 साल बोलो, समझे। 2 साल ये लोग रहे थे, मतलब ये 27 के शुरू में आए थे, 26 के अंत में गए, याद रहेगा, बोलो, अरे बोलो। तो ये लगभग 2 साल, याद रख लेना, सवाल आएगा। लगभग इन्होंने 2 साल भारत में, मतलब भारत में रहे। और अगर एग्जैक्ट तौर पर देखा जाए तो भैया 19 महीना, एकदम एग्जैक्ट करो, समझे, कि 19 महीना ये कहां रहे, या भारत में रहे। कौन, ये सिकंदर के आक्रमण के तहत सिकंदर की जितनी भी सेनाएं थी। तो देखते हैं यहां पर प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले तो यहां पर युद्ध का इतिहास अरिस्टोबुलस ने लिखा है। ऑनेसिक्रिटस ने क्या लिखा है, सिकंदर की जीवनी के बारे में। इन्होंने यही नहीं, कई बातों को झूठ भी बताया है, समझे, ताकि इससे मतलब कि भाई यहाँ पर ये, वहां पर वो, बहुत सारी बातों को इन्होंने झूठ भी बताया है। इसके अलावा निरियाक्स ने क्या किया है, स्टोब्रो और एरियन का विवरण किया है, याद रख लेना। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सबसे पहले अरिस्टोबुलस का महत्वपूर्ण साक्ष्य कहां से मिलता है, तो एरियन और प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया है। किसको, यहाँ पर अरिस्टोबुलस को। आगे देखेंगे तो ऑनेसिक्रिटस कौन था, तो यह जहाजी बेड़े का चालक था। इसके अलावा निरियाक्स यहाँ पर सिकंदर के जो जहाजी बेड़ा था उसका एडमिरल था, मतलब हेड, समझे मेरी बात। तो याद रहेगा, निरियाक्स के बारे में थोड़ा याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। चलो, अब सिकंदर के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें फटाफट देख लेते हैं, जो सिकंदर के जीवन से जुड़ी बातें हैं। तो जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व। और पता है कि 20 साल के जब उम्र के थे तो पप्पा खत्म और गद्दी पर यही बैठाए गए थे, समझे। तो आगे बढ़ेंगे तो पिता फिलिप द्वितीय थे, कहां के थे, मकदूनिया के शासक थे। इसके अलावा सिंहासनारोहण इनका कब हुआ था, तो आपको पता है कि 356 में भैया इनका जन्म हुआ था। 20 साल कम कर दो, 356 में 20 साल कम करोगे तो 336 होता है। 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में इनका क्या हुआ था, सिंहासनारोहण हुआ था। ईरानी युद्ध में ये व्यस्त थे, और ईरानी युद्ध के तहत, ईरानी युद्ध में कब से कब तक व्यस्त थे, तो 334, देख रहे हो, 2 साल के बाद अपना सिंहासन छोड़ दिए कि मुझे तो पूरा विश्व जीतना है, इस सिंहासन को लेकर मैं क्या करूंगा, और एक तुम लोग हो बे, समझे। यहां पर आगे देखते हैं, ईरानी युद्ध में व्यस्त कब से कब तक थे, तो 334 से लेकर 330 ईसा पूर्व तक। और उस दौरान उन्होंने पूरे ईरान में जो भी था, मतलब उस पर, उसको अपने आधिपत्य में कर लिया। फिर उन्होंने कहा किया, भारत की ओर चले। तो यहां पर भारत विजय प्रस्थान कब किया उन्होंने, 326 में। और यहां पर देखिए फिर से अपने देश वो वापस लौटने लगे। तो कब लौटने लगे, देखो 326 में गए, 325 में इनको वापस भी आना था कि भैया अब नहीं रहेंगे। आपको पता है ना, इनकी सेना ने जवाब दे दिया था कि भैया हम नहीं साथ देंगे, खत्म बात। तो यहां पर प्रस्थान कब किए थे भारत के लिए, 326 में। वापिस कब आ गए बेचारे, भारत के स्वदेश प्रस्थान, मतलब वहां से अपने देश, कब, स्वदेश मतलब अपने देश 325 ईसा पूर्व में वापिस आ गए। मैंने बताया कि कब से कब तक रहे, तो 19, यहां पर लगभग बोला जाए तो 19 महीने वो कहां थे, भारत में थे। आगे उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु यहां पर 323 में। आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, आप एक अंदाजा लगाओ, 32 वर्ष की उम्र में निपट गए, समझे। देखो ऐसा होना चाहिए कि जीवन संघर्षशील हो, समझे, क्या संघर्ष किया, देख रहे हो,
कि भाई ना चैन से बैठा, ना अपने सैनिकों को बैठने दिया और न किसी राजा को बैठने दिया। सही कि नहीं? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई है। इसके अलावा 32 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ सिकंदर के बारे में? बोलो फटाफट, बोलो। हाँ भैया। हाँ सर क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया ही है कि भैया सिकंदर के आक्रमण से संबंध में कहाँ से आए, कहाँ से गए, वो सारी चीजें तो मैंने बताया ही तुम्हें। तो सिकंदर के आक्रमण का मैप एक बार फटाफट फिर से देख लेते हैं, तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि भैया यहाँ से आ रहे हैं, देखो ईरान से जब निकले थे तो यहाँ से आते हुए देखिए पूरा रेगिस्तान वाला इलाका है, तो कंधरिया में पहुंचे। कंधरिया के बाद यहाँ पर आगे बढ़ोगे, देखो सिकंदरिया नामक गजनी यहाँ पर यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने नगर की स्थापना किया, सिकंदरिया नामक नगर की। यही नहीं, जाते टाइम इसने क्या किया था, जाते टाइम इन्होंने 2 नगर की स्थापना की थी। पहला तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, 2 नगर कौन कौन से, किसके किसके याद में यहाँ पर किया था। दरअसल जाते समय उस बेचारे को अपना घोड़ा, वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था, उसका घोड़ा बहुत प्रिय था उसे। तो जाते समय उसे बेचारे को अपना घोड़ा, उसका घोड़ा मर गया था, समझे। उसका घोड़ा जब मार दिया गया युद्ध में, तो हुआ क्या कि उसको एक नगर उसने बसाया जिसे अपने घोड़े के नाम पर बसाया, और दूसरा नगर किसके नाम पर बसाया, पोरस के नाम पर, कि पोरस के भाई यहाँ पर मैंने जितना भी युद्ध लड़ा, सबसे ज्यादा मैं अगर किसी से प्रभावित हुआ तो भैया वो था पोरस का युद्ध। याद रहेगा? बोलो। चलिए तो यहाँ पर सिकंदरिया गजनी, यहाँ पर देखो उसने नगर बसाया, और नगर बसा के आगे देखो खैबर दर्रे से भारत में घुसने की कोशिश किया। भारत में घुसते समय उसने सबसे पहले तक्षशिला में किससे मतलब उसका युद्ध हुआ, तो आम्भी से। आम्भी ने क्या किया, आम्भी ने युद्ध नहीं किया, सिकंदर की उतनी सेना देखकर ही हालत खराब हो गई वो लोग की, और उसने क्या किया, सिकंदर की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने बोला ठीक है, हट जाओ साइड में, जाओ आपको माफ करते हैं। और उसने क्या किया, भारत में दरवाजा खोल दिया सिकंदर के लिए कि आ जाओ फटाफट, समझे। अब जब वो आए तो देखो यहाँ पर उन्होंने अपना एक साम्राज्य, यहाँ पर उदमाड़ा में अपना एक नगर बसाया, उपनिवेश स्थापित किया, और उसके बाद देखोगे तो आगे बुफेकाल में नगर स्थापित किया, और फिर घुसे देखो यहाँ पर है अपना पोरस। अब पोरस 2 नदी के बीच में था, पहली तो झेलम और दूसरी चिनाब, समझे। देखो रहे हो, पोरस यहाँ पर है पुरु राज्य, देखो यहाँ पर है अपनी झेलम, और यहाँ पर देखो पीछे है चिनाब, है कि नहीं है? बोलो। हाँ भैया है। देख रहे हो ना, पोरस पुरु राज्य लिखा है, आगे झेलम, पीछे देखो चिनाब। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यही झेलम, इसे ही वितास्ता कहा जाता था। तुम्हें पता है कि नहीं, मैंने बताया था कि ऋग वैदिक काल में झेलम को ही वितास्ता कहा जाता था। कई नदियों के नाम बताए थे बहुत डिटेल में, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। परुशरणी, रावी नदी, सब बताया था ना आपको। हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर पोरस, यही वितास्ता नदी के किनारे दबा के मतलब खूब भीषण युद्ध हुआ, और जिसमें पोरस बेचारा हार गया। और पोरस के हारने के बावजूद दरअसल में सिकंदर क्या हुआ, सिकंदर उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया, उसके सामने मतलब उसके जो उसका राज्य था उसे वापस कर दिया, और बोला कि हमें बस इतना करो कि हमें अपने देश में घुसने दो, अंदर जाने दो। अब देखोगे तो यहाँ से वह गया, लेकिन जाते ही देख रहे हो व्यास नदी पर उसकी सेना ने जवाब दे दिया कि हम नदी पार नहीं करने वाले हैं, और उसने क्या किया, वह मतलब वहां से वो लोग वापस घूम गए। देख रहे हो, यही है व्यास नदी। देखो मेरा माइक, सब लोग को कर्सर दिख रहा है मेरे माउस का? बोलो। हाँ, तो देखो यहाँ है पूरा व्यास नदी, देखो बहुत बड़ी सी। उस समय व्यास नदी में बहुत तेज मतलब बाढ़ चल रही थी, बहुत तेज। व्यास नदी अपने असली उफान पर थी, समझे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये पूरा व्यास नदी है, समझे, पूरी व्यास नदी है। तो सिकंदर की सेना ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया हम व्यास नदी पार के करके उस साइड जाएंगे नहीं। मालूम वहां पर सुना है कि भैया नंद वंश का शासन है, अब मालूम पड़ा दौड़ा दौड़ा के मारना चालू किया, तो भागेंगे कहां से, नदी लांग के तो भाग नहीं पाएंगे, समझे। तो यहाँ पर फिर उन्होंने देखो यहाँ से वापिस हो गए, देख रहे हो रिटर्न। तो रिटर्न जब हुए, तो रिटर्न होते समय देख रहे हो यहाँ पर वो पूरा एकदम यहाँ से यहाँ ऐसे आते 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 देखो यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर सिंधु नदी देख रहे हो, यहाँ पर सिंधु नदी के इसी तट पर क्या हुआ, मूला घाट तट से देख रहे हो, एक तो यहाँ पर अपने इस रास्ते से निकल गए जो थल मार्ग वाले थे, किसके नेतृत्व में,
क्रेटेरस पे, क्रेटरस ने यहाँ पर वापसी, मतलब क्रेटरस के नेतृत्व में एक गुट यहाँ से चला गया, सिकंदर की सेना बट गई थी और यही रीजन है कि आगे चलकर मारा गया, क्या हुआ कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं चला सिकंदर का, समझे। तो यहाँ पर आगे देखोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर देखो ये वाला जो था ये निरयाक्स था, जो क्या था उसका जहाजी एडमिरल था। तो यहाँ पर देखो यहाँ से दो भागों में, पहला तो क्रेटरस यहाँ पर वापसी मार्ग, दूसरा यहाँ पर निरयाक्स वापसी मार्ग। तो सिकंदर की सेना यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिकंदर अलग हो गया था, सिकंदर देख रहे हो सिकंदर का वापसी मार्ग, सिकंदर देखो यहाँ से आया है, देख रहे हो सिकंदर अलग हो गया था, उसका सब मतलब सब लोग टूट गए थे, बिखर गए थे। और यही रीजन था कि बाद में भाई पता नहीं कौन कहां कहां पकड़ के मारे गए, भगवान जाने, समझे। तो यहां पर देखोगे तो पाटल उसने अपना लास्ट उपनिवेश स्थापित किया था, लास बैला, ऐसे ही करते करते सिकंदर का वापसी मार्ग। आपको दिख रहा है पूरा मैप, समझ में आया है कि नहीं, पहले फटाफट बताओ। हाँ भैया समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बगल में समुद्र के जैसा फैला है नंद साम्राज्य, देखो अरब सागर छोटा दिख रहा है कि नहीं। हाँ सर, नंद साम्राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पर नंद साम्राज्य देखोगे तो पूरे भारत में लगभग फैला हुआ था, समझे। तो वही हाल है कि इसको देखकर ये लोग वापस लौट गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए फटाफट, और यही नहीं, सिकंदर ने एक काम कर दिया था, उसने क्या किया था कि दरअसल में बहुत सारे राजाओं को पराजित करके बहुत सारे प्रांतों को नष्ट कर दिया था। तो ये और जो आने वाले शासक थे उनके रास्ते का कांटा खत्म कर दिए थे कि भैया छोटे मोटे प्रांतों को हटा दिए, 3-4 जन को 2-3 झापड़ मारेंगे, बस अपना राज्य अपना हो गया, समझे। तो यहाँ पर वही है, आगे देखेंगे अभी समझ में आएगा कि इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस, पता है ना हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका, बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा था, नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा, किसने, अरे बहुत अच्छा जवाब दिया था बाबू आपने, बताओ तो कौन है ये। हेलो, चलो कोई बात नहीं। तो प्लिनी ने क्या किया था, नेचुरल हिस्टोरिका किसी ने बताया, लेकिन फिलहाल शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी इसलिए माइक चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी ने लिखा था, जबकि हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक अपना मतलब रचना की थी। तो देखिए यहाँ पर हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने क्या किया था, भारत का वर्णन कैसे किया है, अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया है, कि भारत में बहुत ढेर सारी संपत्ति थी, सोने की चिड़िया कही जाती थी। और भैया सिकंदर ने जब पढ़ा तो बोला यार सच में ऐसा है क्या, चलो खाली करके आते हैं, समझे। तो इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर, बोलो। हाँ सर क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्या है कि ईसा, आगे देखते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए यूनानी और ईरानियों के मध्य क्या हुआ, संघर्ष हुआ कि भैया ईरानी लोगों का आक्रमण वर्चस्वशाली रहेगा कि यूनानियों का। यूनानी बोले कि पहले हम तुमको ही निपटाते हैं, बाद में औरों को निपटाएंगे। तो पहले यूनानी लोग ईरानियों को ही क्या किए, आक्रमण करके उन्हें मतलब अपने आधिपत्य में ले लिए और फिर बाकी सबको निपटाए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार स्थापित करने के लिए यूनानी और ईरानियों के मध्य संघर्ष तो हुआ, लेकिन सिकंदर के नेतृत्व में क्या हुआ कि यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और इसके पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। क्लियर हुआ, बोलो। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, मैंने आपको बताया कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो उसका मूल कारण यही था कि उसने धन प्राप्ति की लालसा के कारण, मतलब धन के लालच में उसने क्या किया कि भैया सिकंदर की सेना ने इतना आक्रमण किया है, पैसा वैसा नहीं मिला है, कभी भी छोड़ छाड़ के भाग सकती है। तो इन्होंने बताया कि आप अपनी सेना को चाहो तो खुश कर दोगे। दरअसल भारत में इतना पैसा है कि आपकी सेना खुश हो जाएगी लूटपाट करके, समझे। तो उन्होंने बोला ऐसा क्या, तो उन्होंने बोला हाँ। तो ये बोले चलो तब, समझे। तो बाकी सब चल दिए दनादन, समझे। तो यहाँ पर वही है कि लालसा थी। आगे सिकंदर खैबर दर्रे, मैंने बताया कि खैबर दर्रे से होकर क्या हुआ, भारत की ओर आया था। और उसने पहला आक्रमण कहां पर किया था, तो तक्षशिला के राजा आम्बी और पोरस के विरुद्ध में किया था। अब क्या हुआ, तक्षशिला के राजा जो आम्बी थे और पोरस जो थे वो बहुत ही सुविख्यात और प्रसिद्ध राजा थे। फिर क्या हुआ, मैंने बताया कि आम्बी नहीं,
पोरस इनका साम्राज्य कहां पड़ता था? तो झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था। मैंने सब कुछ मैप में आपको दिखाया है कि नहीं? बोलो, आगे हाँ सर बढ़ेंगे। दिखाए हैं। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट पर बोला है वे दोनों संयुक्त मोर्चा। मैंने बताया कि इनमें एकता नहीं थी, शायद एकता होती तो हरा लेते, लेकिन इनके अंदर एकता नहीं थी, तो यहां पर संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके। और अंत में क्या हुआ? न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था, मतलब कोई सैनिकी पाबंदी थी। खैबर दर्रा एकदम खुला था, इंतजार कर रहा था सिकंदर का कि आ जाओ, समझे? तो यहां पर खैबर दर्रे पे कोई प्रतिरक्षण नहीं था, कोई प्रतिबंध व्यवस्था नहीं थी। क्या हुआ? तक्षशिला के साथ आम्बी ने क्या किया? सिकंदर के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। तक्षशिला के शासक जो थे, कौन? आम्बी, उन्होंने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया कि भैया हम हार मानते हैं अपनी, समझे? अब क्या हुआ कि अब वहां से आम्बी से ही होकर कौन घुसेगा? सिकंदर। कहां? भारत में। चलिए, तो झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किसने किया? पोरस ने किया। भाई पोरस का युद्ध मानना पड़ेगा, आप देखना नेटवेट पे क्या युद्ध करते हैं वो लोग, समझे? आगे हाइडेस्पीस किसे कहा गया है? वितास्ता, मैंने बताया, जिसको आज के समय पर झेलम कहा गया है, तो यूनानियों ने इसको हाइडेस्पीस के नाम से बोला गया है, समझे? तो वितास्ता नामक नदी थी, वहां पर पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे ही क्या हुआ था? वितास्ता का युद्ध हुआ था। तो सवाल बनेगा कि वितास्ता का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था? तो भैया बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही रोचक युद्ध है जो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। किसकी पराजय हुई थी? पोरस की पराजय हुई थी। याद रहेगा? बोलो, याद रहेगा? हेलो, सर याद हो जाएगा। चलो, यहां पर वही लिखा है किसी का। रिपीट कीजिएगा। अरे बाबू, उसने, मैंने बताया आपको कि दरअसल में पोरस ने क्या किया? पोरस ने सिकंदर, देखो सिकंदर आम्बी से तो आगे बढ़ाया, लेकिन पोरस को क्या किया? पोरस ने उसका विरोध किया कि हम नहीं घुसने देंगे। उस सिकंदर ने बोला कि अरे यार, हमारी सेना को देख के सब हमारे सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और तू हमसे युद्ध करेगा? वो बोला हाँ युद्ध करेंगे, समझे? तो बोले चलो ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि पोरस का साम्राज्य झेलम नदी के किनारे था। उस समय पर झेलम नदी को वितास्ता नदी कहा जाता था। सवाल बन सकता है कि पोरस साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तो वितास्ता, जो कि आज के समय पर झेलम नदी कही जाती है, उसी के किनारे। सिंधु की एक सहायक नदी है वितास्ता यानी झेलम, समझे? तो उसी नदी के किनारे युद्ध हुआ जिसे क्या कहा जाता है? वितास्ता का युद्ध यानी झेलम का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। अंतोगत्वा बेचारे पोरस लोग हार जाते हैं, लेकिन सिकंदर क्या करता है? सिकंदर उनकी बहादुरी की दाद देता है कि भैया मान गया, सब हमारी सेना को देखकर आत्मसमर्पण कर देते हैं और तुमने तो हमसे युद्ध किया, समझे? और बोला कि ठीक है, तुम्हारे राज्य को हम वापस लौटा देते हैं, तुम अपने राज्य पे राज्य करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें और अंदर घुसने दो। नहीं समझ में आई मेरी बात? बोलो, समझ में आ गई सर। ठीक है। तो यहां पर वही है कि सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। फिर क्या हुआ? मैंने बताया कि दरअसल में भारतीय राजा की बहादुरी, और ये भी नहीं बता दूं, आपको बता दूं कि यह भी प्रचलित है, यूनानी लेखक जो है उन्होंने अपने लेखों में साफ साफ लिखा है कि भैया ये मतलब भारत के राजा और भारत के सैनिक की बात ही अलग थी कि भैया इतना जबरदस्त लड़ते थे, क्या मारते थे, क्या बहादुरी थी, क्या स्वाभिमान था, समझे? भाई राजपूतों की बात कर लो तो फिर तो बात ही खत्म है, समझे? तो यहां पर वही चीज लिखा है कि भारतीय राजाओं की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया? सिकंदर ने उसका राज्य यानी पोरस का राज्य उसे वापस कर दिया तथा पोरस को अपना सहयोगी बना लिया, मतलब अपने अधीन बना लिया कि भैया तुम हमारे मित्र हो और हमें अंदर जाने दो, समझे? तो यहां पर पोरस के बाद सिकंदर ने क्या किया? यहां पर ग्लॉग निकाय और कठ जातियों को पराजित किया और सिकंदर क्या हुआ? ऐसे करते करते व्यास नदी की सीमा पर पहुंच गया। तो व्यास नदी तक पहुंच गया है, यहां तक क्लियर है? बोलो, अब यहां से क्या करेगा? अच्छा, अब यहां से सिकंदर क्या करेगा? आगे बढ़ेगा कि लौटेगा? लौट जाएगा, आगे हाँ। बढ़ेगा। क्या कहां आगे बढ़ेगा भाई? उसे मरना है। बोलो, किसी का हड्डी भी पता नहीं चलेगी, समझे?
चलो देखते हैं आगे। काहे उन लोग की जान जोखिम में डाल रहे हो जब बेचारे खुद वो लोग खुद आत्मसमर्पण कर दिए हैं, तुम काहे उनकी जान जोखिम में डाल रहे हो। आगे देखते हैं। तो वह पूर्व की ओर बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से मना कर दिया। यूनानी सैनिक क्या थे, लड़ते लड़ते थक चुके थे और बीमारी से ग्रसित हो चुके थे। क्यों भाई? भाई अलग अलग देश में घूम रहे थे, लड़ रहे थे, कहाँ की हवा उनको सूट करे, कहाँ की हवा ना सूट करे, भैया बीमार उमार हो चुके थे, उनको इलाज की जरूरत थी, युद्ध की नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर भारत की गर्म आबो हवा और 10 साल से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे घर लौटने के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत आतुर हो चुके थे। और उन्हें सिंधु नदी के किनारे भैया ये भी पता था कि भाई सिंधु नदी के किनारे भारतीय शौर्य का आभास मिल चुका था कि भैया इन्होंने ऐसे लड़े हैं और आगे तो नंद साम्राज्य मुंह खोल के बैठा है। नहीं समझे मेरी बात? अरे बोलो। समझ गया भैया। समझे? भारतीय शौर्य यानी भारतीय मतलब जो उसका पराक्रम का उन्हें आभास शुरू में ही मिल चुका था कि भैया ये लोग ऐसे हैं, अंदर क्या होगा भगवान जाने। और मालूम पड़ा वहां से मारना चालू किए तो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। समझे? तो अब वापस लौटने की तैयारी हो रही है, पूड़ी उड़ी छन्ना चालू हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां पॉइंट। 10वां पॉइंट क्या है? ईरानी इतिहासकार, मैंने बताया कि ईरानी इतिहासकार एरिन ने क्या लिखा है कि युद्ध कला में उस समय पर, जिस समय की बात कर रहे हैं, भारतवासी और अन्य तत्कालीन जनों से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ थे। कि भारतवासी अगर औरों की बात किया जाए, फिर चाहे वो कोई भी देश के वो हो जाए, समझे, उसमें भारतवासी युद्ध कला में सबसे ज्यादा निपुण और सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। याद रहेगा? और यहीं पे देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात था कि गंगा नदी के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। बंदों ने केवल सुना था, कभी देखा भी नहीं था, और देख लेते तो फिर से नहीं देख पाते। समझे? नेक्स्ट पॉइंट पर बोला है कि मगध पर नंद वंश का शासन था और उनकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी। समझे? घेर के 10-10 लोग एक एक जन को मारते थे। समझे? आगे देखेंगे तो सिकंदर, मैंने बताया भाई, सिकंदर अंतिम में क्या बोला कि भैया जिसने कभी नहीं हार माना, मैं अपनी सेना की वजह से हार मान रहा हूं, वही चीज लिखा है। देखो क्या बोला है कि सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा कि मैं उन दिलों में उत्साहना भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरता पूर्वक डर से दबे हुए हैं। मतलब कि मेरी सैनिक जिनके अंदर क्या डर नाम का भाव छिप चुका है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं उनके दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं। नहीं समझ आई मेरी बात? क्लियर? समझ में आई भैया। ठीक है, यही चीज। लेकिन इसके आगे क्या बोला है? इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, उसे क्या हुआ, अपने ही लोगों से हार मानने पर विवश हो गया, कि उसे मजबूरी में हार मानना पड़ गया। क्लियर? बोलो। अपने ही लोगों ने उसे अपने ही लोगों ने हरा दिया, अपने ही सैनिक उससे मतलब उसका समर्थन करने से चूकने लगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या है? वह भारत के मैंने बताया कि वह भारत में लगभग 19 महीने रहा, 326 से 325 ईसा पूर्व तक, और उस दौरान वह हमेशा युद्ध में ही लगा रहा। उसने ना खुद चैन से बैठा, ना अपनी सैनिकों को बैठने दिया, और ना राजाओं को बैठने दिया कि तैयार रहना, आ रहे हैं। समझे? इनके बाद तुम्हारा ही नंबर है। होता है ना कि अगर आप किसी लाइन में खड़े रहो तो जब आपका नंबर आने वाला रहता तो आप तैयार हो जाते हो। तो जब पहले एक राजा के साथ युद्ध होता रहता था तो दूसरा राजा तैयार रहता था कि इनके बाद अपना नंबर है, तैयार रहना। समझे मेरी बात? हाँ बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वापसी के समय। अब देखिए दो चीज मैंने बताया कि उसकी सेना 2 भागों में बट गई थी। तो वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर 2 भागों में बट गई। पहला कौन सा? जल मार्ग वाला, जो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? निर्याक्स कर रहा था। दूसरा स्थल मार्ग वाला यानी थल मार्ग वाला, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो क्रेटेरस कर रहा था। इस 2 भागों में इनकी सेना विभक्त हो गई। और अंतिम में क्या हुआ? मैंने बताया कि सबसे अंतिम में उसने किस राज्य पर विजय किया? तो पाटल यानी पटलोन नामक राज्य पर उसने विजय किया। यहीं पर वह लिखा है कि भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल नामक राज्य के विरुद्ध थी।
तो उसने अंतिम विजय कहां पर की थी? तो सवाल बन सकता है कि पाटल नामक राज्य पर उसने अंतिम विजय किया। आगे देखेंगे तो उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया था। पहला किसको? पहला यूनानी गवर्नरों के हाथ में सौंप दिया था। यहां पर वही लिखा है कि 3 यूनानी, यहां पर 3, यहां पर ध्यान से सुनिए। आगे देखेंगे कि बाकी जो छोटे मोटे थे उस किसके किसके नाम पे किया था। एक अपने घोड़े के नाम पे किया था, दूसरा पोरस के नाम पे किया था, भी देखेंगे जरा। तो यहां पर क्या बोला है? उसने अपने भूभाग को 3 हिस्से में बांट दिया और 3 हिस्से किसको सौंप दिए? 3 यूनानी गवर्नरों को सौंप दिया। यूनानी गवर्नर मतलब अपने आदमी नहीं थे, वो उन्हीं के आदमी थे, लेकिन अब उसके अधीन काम करेंगे। जैसे जब आम्बी को हराया तो उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि आप हमारे मित्र हो, आप क्या करोगे? आप हमारे अधीन रहकर काम करोगे। तो वो जहां जिनको हराता था शासन उन्हीं का चलने देता था, बट उनको अपने अधीन कर लेता था। तो वही है यूनानी गवर्नर। देख रहे हो, लिख रहा है ना स्थानीय शासक, मतलब वहीं का शासक उन्हीं के नेतृत्व में, समझे? तो वही बोला जा रहा है कि वहां के 3 हिस्सों में बांटा अपने भूभाग को और 3 यूनानी गवर्नरों को सौंपकर वहां से चला गया। आगे सिकंदर ने 2 नगर, कौन कौन से? बुफेकाल और निकाया, यह 2 नगर बसाए थे, जिसमें आप देखोगे कि बुफेकाल तो आपको मैंने दिखाया है कि झेलम नदी के किनारे, निकाया विजयनगर के पास। आगे देखेंगे तो पहला नगर उसने अपने घोड़े के याद में और दूसरा नगर पोरस के विजय की स्मृति में, कि पोरस पर जो उसने विजय प्राप्त किया था, इतने ज्यादा मतलब वो पराक्रमी लोगों पर उसने जो विजय प्राप्त किया था, उसकी स्मृति में उसने यह 2 नगर बसाया था। तो सवाल क्या बनेगा कि सिकंदर ने बुफेकाल नगर निम्न में से किसकी स्मृति में बनाया था? तो अपने घोड़े की याद में बनाया था। जबकि यहां पर निकाया नामक नगर किसके उसमें, निकाया का मतलब होता है विजय, तो यहां पर उसने निकाया यानी, तो समझे, विजय से संबंधित उसने जो नगर था उसको कहां बसाया था? तो यहां पर उसने इसके पोरस की विजय की स्मृति में उसने बनाया था। याद रहेगा? बोलो। हाँ भैया। तो याद रख लेना, सवाल बन सकता है यहां से। चलो, तो जैसे ईरानी आक्रमण का परिणाम हुआ था, वैसे ही सिकंदर के आक्रमण यानी मकदूनियाई या फिर यूनानी आक्रमण का देखते हैं क्या क्या परिणाम होगा। चलिए, तो सबसे पहले क्या बोला है कि इस आक्रमण से क्या हुआ, कि इस आक्रमण से सबसे पहले महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ कि भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों से प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हो गई। कि भैया अब क्या हुआ कि भारत और यूनान में क्या हुआ, व्यापार बढ़ने लगा। और यही नहीं, ये लोग जहां जहां से आए थे तो ये पता चल गया कि यहां से आया जा सकता है, तो यहां से भी अन्य कई मार्ग खुल गए भारत और यूनान के बीच में। याद रहेगा? बोलो बोलो। तो वही चीज लिखा है कि सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्गों के द्वार खुल गए, कि यहां से भी क्या होता था, अब यूनान और भारत के बीच में व्यापार हो सकता है। आगे बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि इसी आक्रमण की देन थी, यूनानी आक्रमण की ही देन है जो भारत में गंधार कला शैली का निर्माण हुआ। तो यहां वही लिखा है कि भारत में गंधार कला शैली जिसका विकास 2वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में हुआ, वह यूनानी आक्रमण का ही प्रभाव और परिणाम है। याद रहेगा? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, इससे यूनानी व्यापारी और शिल्पियों के लिए, मैंने वही बताया कि व्यापार मतलब बढ़ गया, यूनानी और व्यापारी और शिल्पियों के मार्ग में प्रशस्त हुए और तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधा और अच्छे से बढ़ गई। समझे? आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है कि आक्रमण के फलस्वरूप इन इलाकों में क्या हुए, यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। और उसके तहत यूनानी उपनिवेश मतलब बताता हूं, यूनानी शासन भारत का, जैसे ब्रिटेन ने हमारे ऊपर क्या किया था, भारत पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था, वैसे यूनान ने क्या किया था, उपनिवेश स्थापित किया था। तो उसने क्या किया, झेलम के तट पर बुफेकाल और सिंधु के तट पर सिकंदरिया, यह 2 अधिक महत्व नगरों की स्थापना किया था। याद रख लीजिए, झेलम नदी के तट पर बुफेकाल किसके नेतृत्व में, बुफेकाल किसके उसमें बनवाया था, याद में बताओ जल्दी से। सॉरी, बुकेफाल किसके नेतृत्व में बनाया था, बोलो जल्दी। हेलो हेलो, बोलो। बुकेफाल किसके नेतृत्व में बनाया था उसने, किसके लिए बनवाया, किसके याद में बनवाया था, इस नगर की स्थापना किया था उसने। अरे सबका माइक ऑफ हो गया है,
सबके माइक में खराबी आ गई है। याद रखना, अपने घोड़े के याद में उसने इसको बनवाया था, बुकेफाल को। इसके अलावा सिंधु के तट पर उसने सिकंदरिया नामक सबसे पहले नगर की स्थापना किया था आते ही, समझे। तो यहां पर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान और भौगोलिक विवरण को छोड़कर गए, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें सही तिथि का पता चलता है। और मैंने बताया था कि भाई यूनानी आक्रमण, यूनानी के यहाँ पर यूनानी लोगों ने ही क्या किया था, जो यूनानी शासक थे इन्होंने ही सबसे पहले सिक्के पर क्या तिथियां उत्कीर्ण करवाने की, तिथियां, इसके अलावा राजाओं के नाम, ये सब उत्कीर्ण करवाने की परंपरा सबसे पहले किसी ने शुरू की, तो भैया वो थे यूनानी शासक, समझे। तो यहां पर आप देखोगे कि जब ये जाने लगे तो बहुत ही मूल्यवान धरोहर, बहुत ही मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़कर गए। वो जहां जहां जीतते थे, जो जो करते थे जैसे तैसे, तो उसका विवरण वह छोड़कर गए। और उसमें उन्होंने क्या है, सिकंदर के अभियान को तिथि सहित अच्छी तरीके से उसका इतिहास लिखा है, जिससे हमें आज के इतिहास के बारे में जानने में बहुत ही मतलब वो मिलती है, सहायता मिलती है कि उस समय के इतिहास को अगर हमें पढ़ना और समझना है तो उस विवरण से हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथि क्रम, इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है, वही चीज लिखी है जो मैंने बताया। आगे सिकंदर के इतिहास से हमें क्या क्या पता चलता है, जरा ध्यान देना कि हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह बताते हैं कि वो जब आए थे तो वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप क्या करते थे, अपनी बेटियों को बेचते थे, समझे, इनके हाथों में बेच दिया करते थे, समझे, कि भैया आप ये करो लेकिन हमें कुछ पैसे दे दो। तो यहाँ वही है कि गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने के प्रावधान थे यहाँ पर। और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में भी उन्होंने बताया कि यहाँ पर कई नस्लों की गाय, भैंसे, बैल इत्यादि को उन्होंने मतलब देखा है। समझ में आई मेरी बात? बोलो, क्लियर? हाँ भैया क्लियर। अब लास्ट पॉइंट यहां से ये है कि भैया तुम्हें तो पता है कि सिकंदर के आक्रमण के बाद कौन आने वाला था, तो सिकंदर के आक्रमण के बाद बस वही मौर्य वंश आने वाला था, नंद वंश को हटाकर। तो यहां पर आप सोच सकते हो कि सिकंदर के आक्रमण के बाद क्या हुआ कि सिकंदर ने छोटे मोटे जो प्रांत थे उनको हराकर क्या किया था, उन्हें कमजोर बना दिया था। तो मौर्यों के लिए क्या था, एक बहुत ही अच्छी बात थी कि बस जाना है, दो झापड़ मार के गद्दी छीनना है। तो यहां पर वही लिखा है, सिकंदर के आक्रमण ने इन क्षेत्रों में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का, पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट करके मार्ग प्रशस्त कर दिया, मतलब रास्ते से कांटों को हटा दिया। समझे मेरी बात? बोलो। हाँ सर। चलो अब लास्ट पॉइंट है, कुछ गिने चुने वही चीजें फटाफट देख लेते हैं। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र, मतलब सिकंदर द्वारा कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिनको हराया गया था और सिकंदर ने उनको जीता था। तो बोला क्या गया, सबसे पहले सिंधु और झेलम का भाग। सिंधु और झेलम का भाग क्या है, तक्षशिला, जहां पर उसके किसके साथ वो हुआ था, आम्बी के साथ। तो सबसे पहले उसने किसको हराया था, तक्षशिला के शासक आम्बी को। उसके बाद वो कहां आगे बढ़ा, उसने फिर किसके साथ, यहां पर पोरस ने उसका विरोध किया था। तो झेलम और व्यास नदी के भाग को, यहां पर व्यास नदी तो बेचारा पार नहीं कर पाया था, झेलम नदी यानी वितास्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ था, पोरस का युद्ध। समझे? तीसरा पॉइंट है सिंधु का उत्तरी और पश्चिमी भाग। सिंधु का उत्तरी और पश्चिमी भाग कौन सा था, फिलिप। समझे? इसके अलावा लास्ट पॉइंट, सिंधु का निचला भाग पिथोन। समझे? यही है, यही चार भाग थे जिसको उसने क्या किया था, हराया था। याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर सिकंदर के द्वारा कौन से भाग है, जो सिंधु वाले भाग थे, उसी पर उसने अपना आधिपत्य किया था। जरा याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्लियर? बोलो। हाँ भैया क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिकंदर के इस कार्य ने क्या किया, मैंने बताया कि भाई भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया कि अगर आपके अंदर एकता नहीं रहेगी तो आपको एक दिन कोई फिर से आएगा और ऐसे जीत कर जाएगा। तो सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया।
कालांतर में चंद्रगुप्त ने क्या किया, बड़े आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार यदि पूर्वी भारत में, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे शासन काल में इन्होंने क्या किया, यहां पर दरअसल में इनके ऐसे शासन जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाए, फिर उग्रसेन बोला जाए, इसके अलावा महापदम मगध के शासन में बोला जाए कि महापदम जो थे मगध पर शासन कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य को शासन मिला तो उसका क्या माना जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रदूत कौन था, अग्रदूत यहां पर सिकंदर को बोला जा सकता है कि उसने क्या किया, रास्ते से छोटे मोटे कांटों को साफ कर दिया, जिससे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य बड़े ही आसानी से भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर पाए। क्लियर हुआ? बोलो। क्लियर। अब चलिए थोड़ा सा एक लास्ट छोटा सा चार्ट है, जरा उसको देख लेते हैं। तो सिकंदर के पूर्व यूनानी लेखकों का क्या क्या विवरण था, जिन्होंने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा है स्काइलेक्स, इसके इन्होंने किसी प्रकार की रचना नहीं की है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं। तो 6वीं शताब्दी में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह भारत को आए थे। इसके अलावा हिक्रेटिलियस मिलेटस, इन्होंने क्या, ये 5वीं से 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में इन्होंने भूगोल, यहां पर भूगोल ज्योग्राफी जिसे कहा जाता है, इसके अलावा ज्योग्राफी को टालमी ने भी लिखा है, याद रख लेना, समझे। तो भूगोल के लेखक यहां पर हिक्रेटस और मिलेटस हैं, हिक्रेटस मिलेटस। आगे हेरोडोटस ने तो पता है आपको कि हिस्टोरिका लिखी है, समझे, उनकी प्रमुख रचना है बहुत। यहां पर 484 से 431 ईसा पूर्व के आसपास से है ये, मतलब हमारे हेरोडोटस हैं। आगे केसियस क्या है, 416 से 398 ईसा पूर्व यानी 5वीं सदी के हैं। इसके अलावा इनकी रचना क्या है, तो इन्होंने इंडिका व पार्शिक नामक पुस्तक को लिखा है। क्लियर, याद रहेगा? या तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया है, पहले ये बता दो फटाफट।